Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 16 December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about RATS, Regional Anti-Terror Structure. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. तो रैट्स एक स्ट्रक्चर है, इंटर गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर विच फंक्शंस अंडर एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में पहले जरा देख लेते हैं, देन विल कम टू रैट्स। देखिए, एससीओ एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसको बनाया गया था 2001 में। इसका पर्पस पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या सिक्योरिटी कोऑपरेशन है अमंग्स द मेंबर कंट्रीज। इसका सेक्रेटेरिएट है इन बीजिंग, चाइना। अगर एससीओ के मेंबर्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, आपको पता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। जितने तान वाले कंट्रीज हैं ये सब सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहे जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से 4 इसके मेंबर हैं, तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके। तुर्कमेनिस्तान हैज रिजॉल्व टू रिमेन न्यूट्रल। तो in order to fulfill its neutrality obligation, Turkmenistan has decided not to be part of this SCO. Neutral with respect to almost all the international activities going on in general. ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी सारे मेंबर्स हैं जो SCO के, सेंट्रल एशिया से जो SCO के मेंबर्स हैं। इनके अलावा ये जो 4 कंट्रीज हैं, उनके अलावा रसिया और चाइना SCO के मेंबर हैं। तो ये 6 कंट्रीज स्टार्टिंग से ही SCO के मेंबर्स रहे हैं शुरुआती दिनों से। बाद में 2017 में इंडिया को ज्वाइन कराया गया ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया। तो इंडिया के पोजीशन को काउंटर करने के लिए, नलीफाई करने के लिए चाइना ने इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान को भी SCO के अंदर एंट्री दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से उसके मेंबर्स हो गए 8, 6 से बढ़कर के इंडिया और पाकिस्तान भी आ गए। और फिर हाल फिलहाल में 2023 में ईरान को भी ऐड कर लिया गया है एज द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO। सो दिस इज हाउ देयर आर नाउ 9 मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO। 6 से स्टार्टिंग से थे 2017 में इंडिया, पाकिस्तान एंड देन 2023 ईरान। अगर SCO के अंदर हम देखें कि SCO के अंदर इंडिया की जो मेंबरशिप है वो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखती है, तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है या सिग्निफिकेंस SCO की मेंबरशिप का, वो है लिमिटिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल एशिया। देखिए, सेंट्रल एशिया के अंदर क्या गेम चल रहा है ये थोड़ा समझते हैं। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ये मैंने बताया आपको, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान एंड इंक्लूडिंग तुर्कमेनिस्तान ऑफ कोर्स, बट तुर्कमेनिस्तान अभी SCO का मेंबर नहीं है। बट ओवरऑल ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, दे आर वेरी मच रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज, मे इट बी कोल, यूरेनियम एंड ऑल्सो इन नेचुरल गैस एंड टू सम एक्सटेंट फॉसिल फ्यूल। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आर रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज। जबकि वहीं अगर बात की जाए चाइना की और इंडिया की, तो ये दोनों ही देश एनर्जी डेफिशिएंट कंट्रीज हैं। मतलब जितनी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसकी तुलना में एनर्जी प्रोडक्शन कम होती है इन दोनों ही देशों में। तो दैट creates a complementary relation of these two countries with Central Asia, चाइना का भी और भारत का भी। लेकिन चाइना की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया से। अगर जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की बात की जाए, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाता है पाकिस्तान। इट एक्ट्स एज ए हिंड्रेंस, आयरन कर्टन इन इंडियाज एक्सेसिबिलिटी टू सेंट्रल एशिया, इंक्लूडिंग इंडियाज एक्सेसिबिलिटी टू अफगानिस्तान। पाकिस्तान उसमें आयरन कर्टन का रोल प्ले करता है। उसके अलावा SCO एक प्लेटफॉर्म रहा 2001 से ही, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज 4 हैं, रसिया भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है। सो दैट प्रोवाइडेड चाइना अ डायरेक्ट एडवांटेज vis-a-vis इंडिया as far as connectivity with Central Asia is concerned। तो चाइना ने क्या किया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया एज फार एज देयर एनर्जी सप्लाई इज कंसर्न। बहुत बार क्या होता है, जब आपका कोई बायर काफी बड़ा बायर हो तो सप्लायर्स धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं कि हाँ सर, जिस रेट पे आप बोलो, जैसे बोलो, राइट। तो चाइना बिकेम अ बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मेकिंग सेंट्रल एशियन कंट्रीज हेविली डिपेंडेंट ओवर चाइना।
ये बात रसिया को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि देखिए, रसिया और चाइना, दे आर अलाइनिंग देमसेल्व्स इन एशिया पैसिफिक रीजन, इस रीजन में। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है ट्रेडिशनली यूएस डोमिनेटेड रीजन रहा है। यहाँ पे यूएस के काफी सारे अलाइज हैं, साउथ कोरिया, उसके अलावा जापान, फिलीपींस। तो दिस रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, हैज बीन नोन एज ट्रेडिशनली अ जोन इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस। तो यहाँ पे तो चाइना और रसिया दोनों के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक हेजेमनी ऑफ द यूएस। बट सेंट्रल एशिया में रसिया का जो इंटरेस्ट है वो चाइना के साथ अलाइन नहीं होता। रसिया डज नॉट वांट कि चाइना हैज, और रसिया डज नॉट वांट कि चाइना का एक्सेसिव इन्फ्लुएंस हो सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे, क्योंकि चाइना का अगर इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे बढ़ेगा तो दैट नेचुरली विल अलाउ चाइना टू स्ट्रेंथन इट्स फुटप्रिंट इन वेस्ट एशिया ऑल्सो, जो रसिया नहीं चाहता है। यही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नो वन इज परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी। What matters in international relations is national interest. So, एक ही वक्त पे a country can have a friend in one particular region, but the same country can be an enemy in other region. For example, रसिया के लिए चाइना दोस्त है इन एशिया पैसिफिक रीजन, बट रसिया का एक हॉस्टाइल रिलेशन है चाइना के साथ इन दिस रीजन। ऐसा डायरेक्ट हॉस्टिलिटी नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट हॉस्टिलिटी है इन दिस रीजन। तो रसिया वांट्स टू कट ऑफ चाइना's ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और यही कारण है कि रसिया लेकर के आया भारत को 2017 में, इंसिस्ट करके कि भारत को मेंबरशिप मिलनी चाहिए एससीओ की। ताकि क्या होगा, एससीओ की जब मेंबरशिप मिलेगी तो इंडिया की भी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से। सो फिर धीरे धीरे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ओवर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे चाइना के ऊपर इन ऑर्डर टू सप्लाई देयर एनर्जी रिसोर्सेज, एंड दिस इज हाउ द चाइनाज इन्फ्लुएंस ऑन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज विल कम डाउन। ये था रसिया का गेम। इसी को कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस में सॉफ्ट बैलेंसिंग। व्हेन यू ट्राई टू restrict the influence of some other country, but not directly through coercion or military power, but through some diplomacy. That is known as soft balancing in international relations, which Russia has been doing with respect to Central Asia and China. लेकिन फिर चाइना को ये बात समझ आई। अब चाइना तो रोक नहीं पाया इंडिया की एंट्री को, बट चाइना देन ब्रॉट पाकिस्तान इनटू दिस एससीओ इन ऑर्डर टू काउंटरवेट इंडियाज इन्फ्लुएंस। तो ये गेम है पूरा एससीओ के अंदर, एंड द स्ट्रैटेजी बिहाइंड एंट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इन एससीओ। भारत के लिहाजे से देखा जाए तो वाई एंट्री इन एससीओ वाज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स पहला था लिमिटिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, दूसरा मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। लोग, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ऑटोनॉमी is the core. We do not want to align ourselves permanently with any country or any group of countries, because in that case it will lead to compromise on our sovereignty and autonomy. तो चाइना के एक्सेसिव अग्रेशन के कारण इंडिया हैज बीन कंक्रेटाइजिंग इट्स मिलिट्री रिलेशंस विथ यूएस। हमने क्वाड ग्रुप को फॉर्मलाइज कर दिया, I2U2 बना दिया हमने। तो यूएस के साथ ओवर अलाइनमेंट हो रहा है, एक्सेसिव कन्वर्जेंस हो रहा है। यूएस ने हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर का टैग दिया आउटसाइड नाटो। हाल फिलहाल में ये भी बातें चल रही थी कि इंडिया शुड ज्वाइन नाटो। ऐसी बातें भी रह रह करके वहां से आती हैं। तो यूएस के साथ जब हम बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे हालत में इट कैन बी सीन एज लॉस ऑफ आवर ऑटोनॉमी, सोवरेनिटी। तो इंडिया ऑलवेज वांट टू गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कंट्रीज कि वी आर गाइडेड बाय आवर नेशनल इंटरेस्ट एंड वी विल नॉट अलाइन आवरसेल्फ और कमिट आवरसेल्फ टू एनी वन पर्टिकुलर कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्री। सो ऑन वन साइड वी वर ज्वाइनिंग क्वाड, I2U2 को हमने ज्वाइन किया, फॉर्मलाइज किया। तो दूसरे साइड में हमने एससीओ को भी ज्वाइन किया। पहले से हमने ब्रिक्स बनाया हुआ है जहां पे चाइना भी है, रसिया भी है। So this is how India gives a message to the world countries कि we are always even and balanced, and we will not permanently commit ourselves to any one particular country. And this approach of India is in line with India's vision of multipolar world. There cannot be one power center or two power center. The world में power should be evenly distributed, multipolar. तो ये है गोल इंडिया का इन ज्वाइनिंग एससीओ एज अ मेंबर। उसके अलावा रीजनल सिक्योरिटी में भी एससीओ कैन बी हेल्पफुल, और रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए इस रीजन में
रीजनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एससीओ ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, RATS। उसके अलावा एससीओ के मेंबरशिप से इंडिया को कनेक्टिविटी मिलेगा सेंट्रल एशिया का, और एससीओ की मेंबरशिप से इंडिया को कनेक्टिविटी मिलेगा अफगानिस्तान का भी, क्योंकि कुछ हद तक जब सेंट्रल एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी होगी तो वी विल बी एबल टू कम अप विद सम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लाइक तापी पाइपलाइन एंड ऑल, INSTC, International North-South Transport Corridor that India is building in association with Russia and other countries। तो इस तरीके से एससीओ की मेंबरशिप से इंडिया को फायदा होगा। अफगानिस्तान की तरफ एक्सेसिबिलिटी मिलेगी तो अफगानिस्तान के अंदर जो भारत के कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट किए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, अब तो वहां पे तालिबान का पावर आ गया है वापस से 2021 से। यही भारत के लिए कंसर्न है अफगानिस्तान के अंदर कि वहां पे तालिबान का रूल आ गया है, लेकिन पिछले 20 सालों में जब वहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो भारत ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहां पे, जैसे वहां पे उनका पार्लियामेंट बनाया, हाईवेज बनाए, स्कूल्स बनाए, डैम बनाया। वो सारे प्रोजेक्ट्स अब पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए, वो पैसा वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए हमारा अफगानिस्तान के अंदर कनेक्टिविटी या प्रेजेंस रहना जरूरी है। प्रेजेंस तो तब रहेगा जब वी कैन हैव अ गुड connect with the neighboring countries of Afghanistan. Central Asia is a neighboring region of Afghanistan. So that is how SCO can be helpful, or membership of SCO can be helpful in protecting India's investment in Afghanistan, allowing India to have some say or footprint in Afghanistan. उसके अलावा चाइना और पाकिस्तान दोनों से हमारे डायरेक्ट तो काफ़ी सारे अब रिलेशंस कट ऑफ हो गए हैं। चाइना के साथ तो फिर भी हैं, पाकिस्तान के साथ तो पूरी तरह से हमारा आइसोलेटेड अप्रोच है, पाकिस्तान को हम आइसोलेट करने की पॉलिसी रखते हैं। तो एटलीस्ट इन दोनों देशों के साथ भी एससीओ प्लेटफॉर्म पे इंडिया गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू सम एंगेजमेंट, सो दैट इज अनदर एडवांटेज ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ एससीओ। करंट न्यूज एससीओ से रिलेटेड काफी सरल है, जैसा कि मैंने आपको बताया रैट्स स्ट्रक्चर आता है एससीओ के अंदर। तो भारत के अंदर न्यू दिल्ली में रैट्स का एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कराया गया है एससीओ मेंबर कंट्रीज द्वारा। इंडिया रिसेंटली होस्टेड ए ज्वाइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज ऑफ एससीओ नेशन अंडर रैट्स। दैट वाज द सिंपल न्यूज। रैट्स से रिलेटेड ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है। एससीओ से संबंधित ये सवाल आया था यूपीएससी मेंस 2023 में, जो इस साल अभी सितंबर महीने में हुआ यूपीएससी मेंस। वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। बेसिकली इसका सरल सा मतलब ये था कि एससीओ के अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस में ही थोड़े टेंशन के माहौल चल रहे हैं। ये एससीओ को अपनी पोटेंशियल को पूरी तरीके से रियलाइज करने नहीं दे रहा है। आपको इस चीज को हाईलाइट करना था। तो यहाँ पे मैंने हिंट्स दे रखा है, आप इस हिंट्स के बेसिस पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए पहले खुद से करने का, जरूरत पड़े तो हिंट्स देखिए। This is the board work with respect to this particular topic. Shanghai Cooperation Organization Intergovernmental Organization 2001 में बना, सेक्रेटेरिएट बीजिंग में है। मेंबर्स कौन होंगे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज, CA से सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान प्लस रशिया एंड चाइना। इंडिया पाकिस्तान ज्वाइन इन 2017 and Iran in 2023. India got entry on insistence of Russia while China got entry on China insisted entry for Pakistan. ये जो गेम चल रहा है चाइना और रशिया का इस रीजन में, उसको कहा जाएगा सॉफ्ट बैलेंसिंग। रशिया डज नॉट वांट सेंट्रल एशियन कंट्रीज over depend on China to sell their energy reserves. The next article is about Organization of Islamic Countries, OIC. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. OIC जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है। 1969 में बनाया गया। इसके 57 मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें से 54 कंट्रीज तो सीधे सीधे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मतलब उनका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। 3 ऐसे देश हैं जिनका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है बट दे हैव इस्लामिक मेजॉरिटी पॉपुलेशन। अगर बात की जाए ओआईसी की तो इसका स्टेटेड गोल है द कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो गोल है कि टू मेक ओआईसी अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एंड सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इसका सेक्रेटेरिएट है इन जेद्दा, सऊदी अरबिया। अगर बात की जाए पॉपुलेशन वाइज तो OIC becomes the second largest intergovernmental organization in the world after United Nations. It represents about 1.8 billion population. बात की जाए इंडिया की
तो भारत के अंदर इतनी सारी मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी भारत को ओआईसी का मेंबरशिप नहीं मिला हुआ है। उसके पीछे कारण है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एक मुख्य हिस्सा है इंडिया को एंटी इस्लाम कंट्री की तरफ प्रोजेक्ट करना ऑन ग्लोबल स्केल। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में एक मुख्य गोल है। जैसे हमारा आज के डेट में उरी अटैक के बाद से मुख्य गोल है टू आइसोलेट पाकिस्तान ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। पाकिस्तान का गोल है कि इंडिया को एंटी इस्लामिक कंट्री साबित करे। अब भारत के अंदर 10% लगभग वर्ल्ड के मुस्लिम पॉपुलेशन है। कंसीडरिंग दिस, बांग्लादेश ने प्रपोज किया 2018 में कि इंडिया शुड बी आल्सो गिवन मेंबरशिप ऑफ एटलीस्ट ऑब्जर्वर स्टेट की तरह ही इंडिया शुड बी इनवाइटेड आज एट एस ओआईसी। लेकिन बांग्लादेश के इस प्रपोजल को पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट कर दिया और ये हमेशा ही करता रहेगा, क्योंकि इंडिया को अगर ओआईसी में मेंबरशिप मिल गई तो पाकिस्तान का जो ये मेजर प्रोपागेंडा है वो डिफीट हो जाएगा। तो पाकिस्तान विल नेवर अलाउ इंडिया, और पाकिस्तान एक सिग्निफिकेंट कंट्री माना भी जाता है, प्रोएक्टिव कंट्री माना भी जाता है ओआईसी प्लेटफॉर्म पे। पाकिस्तान, टर्की दीज डेज दे आर वेरी प्रोएक्टिव। उसके अलावा सऊदी अरबिया, यूएई का भी काफी सिग्निफिकेंस है ओआईसी के ऊपर। अभी हाल फिलहाल में ओआईसी न्यूज में क्यों आया है, इसी कारण से मुझे लगता है कि एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, अदरवाइज तो जनरली न्यूज में रहता नहीं है। हाल फिलहाल में आपको मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के डी ऑपरेशनलाइजेशन पे अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्वाइट कॉन्स्टिट्यूशनल माना है। उस पे ओआईसी के जनरल सेक्रेटेरिएट ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। इट कॉल्ड दैट इट इज एन इलीगल एंड यूनिलैटरल मेजर दैट वाज टेकन सिंस 5th August 2019 aimed at changing internationally recognized disputed status of the territory। मतलब जो भारत का स्टैंड है कश्मीर को लेकर के, जो जेन्युइन स्टैंड है कि कश्मीर इज एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड व्हाट वी decision we took on 5th August 2019 was an internal matter, merely administrative restructuring। इसमें पाकिस्तान का कोई लोकस स्टैंड है नहीं। अब पाकिस्तान हैज बीन इंसाइटिंग अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एट ओआईसी, इस्लामिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान कि हिंदुस्तान, भारत कश्मीर के अंदर वहां के मुस्लिम मेजोरिटी को हैरास करने के लिए उसने ये स्पेशल स्टेटस को डी ऑपरेशनलाइज किया है। 2019 में जब इंडिया ने ये फैसला लिया था, उस टाइम में जो ओआईसी के मेजर कंट्रीज थे, आज भी जो है यूएई और सऊदी अरबिया, उन्होंने सपोर्ट किया था भारत के इस फैसले को। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया। लेकिन सरप्राइजिंगली अभी ओआईसी के तरफ से ये ऐसा स्टेटमेंट आया है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन। अभी इसके पीछे कारण हो सकता है इजराइल हमास वॉर। तो इजराइल हमास वॉर के कारण अगेन इजराइल एंड पैलेस्टीन इशू या इजराइल एंड अरेबिक कंट्रीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट जो है, इट हैज बिकम अ मेजर इशू। उसमें इंडिया को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कराने के लिए, झुकाने के लिए तरीका हो सकता है ओआईसी के तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाने का, कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए, अपने आप इंडिया जो है वो अरेबिक कंट्रीज के फेवर में स्टैंड लेगा, एंटी इजराइल स्टैंड लेगा। ऐसी सोच है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है और देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बट इट्स सरप्राइजिंग कि मेजर कंट्रीज ऑफ ओआईसी डिड सपोर्ट इंडिया in 2019, but now OIC has condemned India after Supreme Court's statement or verdict on the particular matter। ये बोर्ड वर्क है with respect to this particular topic। Prelims practice question on this topic. Attempt this question and submit the answer in the comment section। The next article is about Saiga antelope। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। ये जो साइगा एंटेलोप आप देख रहे हैं, एक हर्बीवोरस एनिमल है, माइग्रेटरी हर्बीवोरस। इसके जो सबसे स्पेसिफिक फीचर है, इसकी एसेंशियल फीचर है, वो इसका नोज। अगर आप नोज को देखें तो काफी बड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइप का ओवर साइज नोज होता है साइगा एंटेलोप का। ये नोज में फिल्टर्स लगे रहते हैं। वो फिल्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन साइगा एंटेलोप्स के लिए। डस्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में ये नोज फिल्टर करता है एयर को फ्रॉम डस्ट। वैसे ही किसी कोल्ड एरिया में, आइसी एरिया में ये जो फिल्टर है वो ठंडी हवाओं को वार्म करता है बिफोर दी साइगा एंटेलोप कोड इनहेल दैट एयर। तो ये नोज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके अंदर का लगा हुआ फिल्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर साइगा एंटेलोप। डस्ट भी फिल्टर करता है, एयर को वार्म भी करता है।
साइगा एंटेलोप्स की बात की जाए तो दे आर मोस्टली फाउंड इन दिस स्टेपे रीजन, जो सेंट्रल एशिया और यूरेशिया वाला रीजन है बेसिकली, वहां पे हंगरी इन यूरोप टू मंचूरिया इन एशिया, इस रीजन में पाए जाते हैं। साइगा एंटेलोप की बात की जाए तो इसके दो सब स्पीसीज हैं, साइगा टेटारिका, जो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट स्पीसीज है वो है साइगा टेटारिका, और दूसरा है साइगा टेटारिका मंगोलिका। साइगा टेटारिका मंगोलिका जो सब स्पीसीज है सिर्फ मंगोलिया में पाया जाता है। साइगा एंटेलोप्स की पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी, इस कारण से जो इसका मेजर सब स्पीसीज है साइगा टटारिका, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगराइज कर दिया गया था इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक। लेकिन करंट न्यूज यही है, ये साइगा टटारिका, इसकी पॉपुलेशन लगातार गिर रही थी जिस कारण से इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड बना दिया गया था 20 साल पहले इन आईयूसीएन रेड डेटा बुक। लेकिन उसके बाद इसके कंजर्वेशन पे फोकस किया गया in this region, steppe region, and now again its population has boomed, and that is why IUCN has now again brought back this Saiga tatarica from critically endangered to near threatened. So it's a positive news, an achievement. Saiga tatarica population has again rebounded. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बोर्ड वर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक फॉर रिवीजन पर्पस। नेक्स्ट टॉपिक इज एनार्को कैपिटलिज्म। ये टॉपिक शायद से प्रीलिम्स में भी पूछ ले, आजकल कभी कभार ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी पूछ लेते हैं। मैंने आपको बताया गांधी और मार्क्सिज्म के बीच में सवाल क्या सिमिलैरिटी वो पूछा था, बट प्रीलिम्स में आने की संभावना कम है। एस्से राइटिंग में, एथिक्स पेपर में और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा ये आइडिया। एनार्को कैपिटलिज्म, उसके पहले कैपिटलिज्म याद कीजिए जो मैं इकोनॉमिक्स क्लास में पढ़ाता हूँ। फ्री एंड फेयर मार्केट, गवर्नमेंट रिड्यूस टू नाइट वॉचमैन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एडम स्मिथ, राइट। आई जस्ट होप आपको याद होगा। अभी कैपिटलिज्म से भी एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट माना जाता है फ्री मार्केट मॉडल के डायरेक्शन में, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनार्को कैपिटलिज्म। एनार्को कैपिटलिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो सजेस्ट करता है कि पुलिस को खत्म कर दिया जाए, जो गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है पुलिस का वो खत्म कर दिया जाए। जो लीगल मैटर्स हैं, लीगल मैटर्स शुड बी टेकन अप बाय द प्राइवेट एंटिटीज ओनली। The government should have no say in the police functioning, security functioning or legal matters. It should be completely privatized. इसी को कहा गया अनार्को कैपिटलिज्म। अनार्को मतलब नो गवर्नमेंट, नो कंट्रोल एट ऑल, राइट। तो दिस आइडिया ऑफ अनार्को कैपिटलिज्म इज मेनली और वाज कॉइंड बाय मूरे रॉथबर्ड, डेविड फ्रीडमैन। तो जो मैं फिलोसोफर्स पढ़ाता हूँ एथिक्स पेपर में चैप्टर 5, वहां पे इनका जिक्र आएगा, रॉथबर्ड, डेविड फ्रीडमैन। तो दे कॉल, वहां पे हम बात करेंगे, पुराने स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा, दे कॉल गवर्नमेंट अ बैंड ऑफ रॉबर्स, कि ये तो टैक्स लेते हैं, ये चोरी कर रहे हैं, हमसे जबरदस्ती पैसा छीन रहे हैं, राइट। सो दे आर प्योरली इन लाइन विद द आइडिया ऑफ एडम स्मिथ इन मेकिंग गवर्नमेंट जस्ट अ नाइट वॉचमैन। So that idea is known as anarcho-capitalism. Anarcho-capitalism, of course, a utopian idea, does not have much practical significance till date. कहीं पे भी पूरी तरीके से नार्को कैपिटलिज्म देखा नहीं गया है। इस तरह का कुछ साइन इस्तेमाल होता है नार्को कैपिटलिज्म का। इसके फेवर में कई सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं कि देखिए कंपटीशन होगा तो अलग अलग प्राइवेट पुलिस हो गए, जैसे आज प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आप देखते हैं, उसके जगह पूरी तरह से प्राइवेट पुलिस ला दिया गया। तो कंपटीशन होगा तो बेहतर सर्विस मिलेगा। प्राइवेट कंपनियां जो हैं अपने सर्वाइवल के लिए अपने अपने पैट्रोनिस्ट को जो भी उनको हायर करेंगे उनको बेहतर सर्विस देंगे। लेकिन क्रिटिसिज्म जो काफी ऑब्वियस है कि गरीब आदमी को सर्विस नहीं मिलेगा, गरीब आदमी को सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, एंड रिच पीपल विल एंजॉय ऑल द एडवांटेजेस। तो बेसिकली जो एंशियन ग्रीक सोसाइटी में सोफिस्ट जो आर्गुमेंट कहते थे माइट इज राइट, वो वाली बात लौट करके आ सकती है if we implement somehow anarcho-capitalism. Of course, implementation is quite difficult, a utopian idea. क्यों न्यूज में आया नार्को कैपिटलिज्म? क्योंकि हाल फिलहाल में अर्जेंटीना के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जेवियर मेली, ही हिमसेल्फ इज अ सेल्फ प्रोफेस्ड एनार्को कैपिटलिस्ट, ही हैज वन द इलेक्शन। तो अब ये मजेदार बात होगी कि एक आदमी जो लाइफ टाइम एनार्को कैपिटलिज्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट करता रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही इलेक्शन जीत गया है। नाउ इट इज टू बी सीन कि हाउ ही रिएक्ट्स। अब क्या पुलिस को वो प्राइवेटाइज कर देंगे, क्या करेंगे, दैट इज टू बी सीन। लाइफ टाइम हिज पॉलिसी हैज बीन दिस
It's a contradictory thing. You oppose the government, you talk about anarchy, and you run for presidential election. And now he has won also. So bizarre incident ho gaya. Now it has to be seen ki how it takes up things forward. Board work with respect to this particular topic for revision purpose. एंड कल जो हमने आपको प्रश्न दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, पहला गलत है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है, एआई से रिलेटेड है, और दूसरा तीसरा सही है। और एनपीएस को लेकर के 18 टू 65 ईयर्स जो एज था उसको बढ़ा करके 70 कर दिया गया है, राइट। तो नाउ इसी लिहाजे से द करेक्ट आंसर वुड बी नीदर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।